हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम से होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो जैसे कि आपको पता है कि होमोजीनियस, ये जो होमो वर्ड है ये सजेस्ट करता है कि जो भी है वो यूनिफॉर्म में है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो अगर सिंगल फेज में है, ठीक है, when all the reactants and products involved in equilibrium reaction are in single phase, then the equilibrium reaction is said to be a homogeneous equilibrium। यहाँ पे दो कंडीशंस होती है जनरली, या तो सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फेज में है, या फिर सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक्वायस फेज में है। ठीक है, इनके अलावा जनरली हम ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं। तो अगर सारे रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स और सारे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज में है, या फिर सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपको एक्वायस फेज में या सॉल्यूशन फॉर्म में दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप वर्ड यूज़ करोगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख के कंफर्म कर लेते हैं। एक होता है, आप देख सकते हो, डिसोसिएशन ऑफ HI। तो यहाँ पे HI है, ये गैसियस फेज में है। इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा H2 प्लस I2। तो स्टार्टिंग में डिसोसिएशन होगा, फिर इनका फिर से कॉम्बिनेशन होके आपको फिर से रिएक्टेंट बना हुआ दिख सकता है। तो जब रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब इसलिए कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स और सारे के सारे प्रोडक्ट्स ये एक ही फेज में है, ठीक है, सिंगल फेज में है। तो इसीलिए ये जो इक्विलिब्रियम है इसे हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हैबर प्रोसेस है, N2 गैस है, इसके साथ में H2 गैस की रिएक्शन होगी, और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे ये तो आपको पता ही है। तो प्रोडक्ट बनेंगे NH3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये भी गैसियस फेज में है। अब यहाँ पे देख लो, सारे के सारे रिएक्टेंट्स और सारे के सारे प्रोडक्ट्स गैसियस फेज में है। तो ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बनेगा उसे हम कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये इथिलीन गैस है, इसकी रिएक्शन हम H2 गैस के साथ में कर सकते हैं। जो भी आपको कैटालिस्ट चाहिए यूज़ कर लो, ठीक है। और इन दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH3। तो ये भी गैसियस फेज में है। अब इसलिए कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सब गैसियस फेज में है, मतलब सिंगल फेज में है, तो यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो वो होगा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसी तरह से कोई भी सॉल्यूशन फेज में अगर रिएक्शन है, एक्वायस फेज में है, प्रोडक्ट भी एक्वायस में बनेंगे, तो उसे भी हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तो अभी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं फॉर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। सो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में ये जो हेटेरो वर्ड है ये डिफरेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस में हम लेंगे कि जब भी कभी रिएक्शन में 2 और मोर देन 2 फेजेस होगी, और उस स्टेट में अगर इक्विलिब्रियम है तो उस इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो द इक्विलिब्रियम विच इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन 2 और मोर देन 2 फेजेस, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, कोई एक्वायस है, ऐसे टाइप का अगर इक्विलिब्रियम है, मान लो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा अगर फेजेस है, तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम होगा उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कोई भी आप फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो है वो एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि हमने देखा था कि I2 सॉलिड है। अब I2 सॉलिड का क्या होगा? वेपराइजेशन होगा इन क्लोज कंटेनर, कुछ देर के बाद में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। I2 गैस यहाँ पे बन रहा था, तो ये बन गया आपका इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देख लो, एक गैस फेज है और दूसरा सॉलिड फेज है, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर और कोई एग्जांपल ले सकते हो, वेपराइजेशन ले सकते हो, मेल्टिंग, फ्यूजन ले सकते हो। तो दूसरा मान लो इथिल अल्कोहल है, तो CH3CH2OH है, ये इथेनॉल लिक्विड फेज में है। इसको किसी क्लोज कंटेनर में आपने रख दिया तो इसका वेपराइजेशन होगा और आपको इथेनॉल की गैस वेपर्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये गैसियस फेज में हो गया। फिर कुछ देर के बाद में इनका कंडेंसेशन होगा क्योंकि क्लोज कंटेनर है, और फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस है। देखो, ये इथेनॉल है जो कि लिक्विड फेज में था,
ये इथेनॉल की वेपर्स है जो कि गैसियस फेज में है। यहाँ पे आप H2O भी कंसिडर कर सकते हो, इसका भी फिर वेपराइजेशन होगा और H2O की वेपर्स तैयार होंगी। ठीक है, तो ये गैस फेज में है, ये लिक्विड फेज में है। तो ऐसे जो भी इक्विलिब्रियम है जिसमें दो या दो से ज़्यादा फेजेस इन्वॉल्व होती है, तो उस इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो टॉपिक हमने देखा ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें मेन जो टॉपिक है वो देखना है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ केसी। तो जनरली केसी कंसिडर करेंगे, केपी भी आप ले सकते हो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हमें यूनिट्स कंसिडर करने हैं या यूनिट्स हमें स्टडी करने हैं, तो इसीलिए हमने ये टॉपिक देखा है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में होमोजीनियस अगर कोई रिएक्शन है तो उसके लिए यूनिट क्या होता है वो हमने पहले भी देखा था, फिर भी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो मान लो ऊपर वाली रिएक्शन कंसिडर करते हैं, तो 2HI गैसीय स्टेट में मॉलिक्यूल्स है, इनका डिसोसिएशन होगा और आपको मिलेगा H2 गैस प्लस आपको मिलेगा I2 गैस। अब यहाँ पे इनका कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा और Kc का इक्वेशन क्या होता है ये तो आपको पता है, इट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इसका जो बनता है वो आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आएगा H2 गैस एंड I2 गैस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, और इसके पावर में आएगा स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्योंकि इसके 2 मोल्स है। ठीक है, अब इनके जो भी यूनिट्स होंगे, अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन आप डिनोट करोगे इसका, तो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट कैसे बनेगा, तो ये होगा मोल पर डीएम क्यूब। मोलैरिटी हम नॉर्मली लेते हैं, तो ये आएगा मोल पर डीएम क्यूब। अब आप ये सॉल्यूशन के लिए भी ले सकते हो, गैस में टोटल वॉल्यूम होगा कुछ कंटेनर का, तो उसमें कितने मोल्स ऑफ H2 है उस हिसाब से भी आप कंसिडर कर सकते हो। देन कितने मोल्स ऑफ I2 गैस है ये भी हम कंसिडर करेंगे, सॉरी यहाँ पे लेंगे मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, डिवाइड बाय होगा HI, तो HI का भी कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही होगा मोल पर डीएम क्यूब और इसका स्क्वायर है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब है, तो ऊपर क्या हो गया मोल पर डीएम क्यूब, इसका हो गया स्क्वायर, डिवाइड बाय नीचे पहले से ही स्क्वायर है, तो इसको जैसा है वैसे ही लिख लेते हैं मोल पर डीएम क्यूब, इसका भी हो गया स्क्वायर। तो ऊपर वाली और नीचे वाली क्वांटिटी सेम है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि नो यूनिट होगा, मतलब कोई यूनिट ही नहीं होगा, या यहाँ पे जो केसी है वो होगा यूनिट लेस। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जांपल जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इक्वल। तो प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स है, सॉरी रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको N1 बोलेंगे। तो ये गैसियस कंडीशन में है 2, तो गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 है। यहाँ पे प्रोडक्ट का देखिए ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो N2 गैसियस स्टेट में कितने मोल्स हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 2, 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ I2। तो इस तरह से आपको रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल और नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल्स इक्वल मिलते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट आ रहा है वो मतलब 1 आ रहा है या नो यूनिट बोल सकते हो, तो जो भी केसी होगा वो यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। तो कोई और रिएक्शन लेते हैं, तो यूनिट ऑफ केसी डिपेंड करता है पर्टिकुलर रिएक्शन पे, तो उसके हिसाब से एक दूसरी रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का कुछ डिफरेंस होगा। तो फिर से हैबर प्रोसेस आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे N2 गैस है, N2 गैस की रिएक्शन H2 गैस के साथ में होगी। बैलेंसिंग के लिए हमें 3 चाहिए होते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये आपको पता है। देन 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं केसी क्या होगा। सो केसी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे आएगा NH3, इसका स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा पावर में, देन डिवाइडेड बाय N2, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 आएगा, इसको ऐसे कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ये गैसियस फेज में है, ये भी गैसियस फेज में है, और आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, H2 भी गैस फेज में है, और यहाँ पे H2 का आएगा क्यूब, क्योंकि 3 H2 के मॉलिक्यूल्स हमने यूज़ किए हैं। तो ये जो पावर्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पावर आया है ये आपका स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस इक्वेशन है। तो जो बैलेंस इक्वेशन आप लिखते हो किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन को दिखाने के लिए, तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है इसे हम स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं,
और ये आता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के पावर में। तो यहाँ पे हमने लिखा है, तो यहाँ पे 3 है, तो ये 3 भी हमने यहाँ पे लिया है H2 के लिए। ठीक है, अब अगर इसको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमें एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे करेंगे? NH3 को कैसे मेजर करेंगे? इट इज़ मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ मोल पर डी एम क्यूब। तो यहाँ पे मोल पर डी एम क्यूब हो गया, इसका आएगा स्क्वायर डिवाइड बाय N2 है, तो N2 के लिए भी हम ऐसे ही लेंगे मोल पर डी एम क्यूब। इसका कोई पावर नहीं है क्योंकि ये एक ही है, तो एक यहाँ पे लिखते नहीं है, जनरली लिखने की ऐसी कोई प्रथा हमने शुरू नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे एन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, N2 लिखा है तो इसका मतलब 1 हो गया। देन H2 3 है, तो यूनिट आएगा मोल पर डी एम क्यूब और इसका पावर होगा 3। तो टोटल मिला के देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, मतलब नीचे 4 में है। तो मोल पर डी एम क्यूब, ऊपर वाली टर्म 2 है पावर में, और नीचे वाली जो टर्म है वो दोनों को मिला के ले सकते हो, तो मोल पर डी एम क्यूब आएगा और इसका पावर बनेगा 3 प्लस 1 मतलब 4। तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 भी लिखा तो चलेगा। ठीक है, तो हम 4 लिख लेते हैं यहाँ पे। सो ये हो गया। अब ऊपर वाले 2 की टर्म्स नीचे वाले 2 के साथ में कैंसिल हो गया और इसका 2 वाला पावर बच गया। तो ये 2 अगर आप ऊपर भेजते हो तो ये -2 बन जाएगा, मतलब एक टोटल जो आपका बनेगा वो आएगा मोल पर डी एम क्यूब। देखो अगर नीचे होता तो 1 अपॉन, या वैसे भी लिख सकते हो, तो 1 अपॉन -2 बनेगा, सॉरी 1 अपॉन 2 बनेगा। और यहाँ पे अगर इसको आप ऊपर लेके जाते हो तो ये ऊपर आएगा मोल पर डी एम क्यूब, इसका पावर बनेगा -2। ऊपर जब जाएगा तब माइनस बनेगा, नीचे ये प्लस था, तो 4 में से हमने 2 काट दिए यहाँ पे ऊपर वालों के साथ में, तो 2 बच गए थे। अब ये 2 नीचे है तो प्लस में रहेंगे, और जैसे आप इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र करोगे तो ये बन जाएगा -2। अब देखो ये -2 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे बनेगा मोल टू द पावर -2 और नीचे में क्या है डी एम क्यूब, तो डी एम क्यूब को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा -6। अब ये -6 अगर आप ऊपर लेके जाते हो दोनों टर्म्स न्यूमरेटर में तो ये +6 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो यूनिट आपका बनेगा वो बनेगा मोल टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय डी एम टू द पावर +6। तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ के सी फॉर द गिवन रिएक्शन। तो इस तरह से आप यूनिट ऑफ के सी निकाल सकते हो फॉर एनी ऑफ द गिवन रिएक्शन। ठीक है, और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। आप इसको डिराइव करके देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बाद में आप इसको फास्ट कर सकते हो। तो एक और रिएक्शन वही हमने जो कंसिडर की थी वैसे ही ले लेते हैं। सो CH2 प्लस इसमें रिएक्शन होगी H2 गैस की, तो सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है वो गैसियस फेज में है, और इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 ये भी गैस फेज में होगा। तो यहाँ पे जो Kc होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे एक ही CH3 मतलब इथेन है, तो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा CH3 का, या इसको C2H6 भी लिख सकते हैं, ये होगा गैस फेज में, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन होगा इथिलीन, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ C2H4 एंड प्लस होगा H2, तो ये भी गैस फेज में होगा, ये भी गैस फेज में होगा। यहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर्स भी ले सकते हो अगर आपको Kp लेना है तो ये ऊपर वाली जो टर्म है यहाँ पे क्या बनेगा मोल पर डी एम क्यूब। ठीक है, नीचे वाली जो टर्म है यहाँ पे बनेगा मोल पर डी एम क्यूब, और एक मोल पर डी एम क्यूब आएगा फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गैस। ठीक है, तो ऊपर वाला 1 मोल पर डी एम क्यूब नीचे वाले 1 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा ये होगा मोल पर डी एम क्यूब। ठीक है, तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा मोल इनवर्स पर डी एम क्यूब, ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये यूनिट बनेगा मोल इनवर्स डी एम क्यूब। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर डी एम क्यूब की जगह पे लीटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो टर्म बनेगी पर मोल लीटर बनेगी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो लीटर पर मोल। तो ये अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये सब जो देखा हमने वो है होमोजीनियस रिएक्शन के लिए, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं फ्रॉम द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो जैसे हमने देखा था इवापोरेशन ऑफ I2 आप बोल सकते हो,
तो I2 का इवापोरेशन होगा और इसमें I2 का गैस होगा प्रोडक्ट और I2 सॉलिड था आपका रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो Kc है वो क्या बनेगा देखो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 गैस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 सॉलिड बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 सॉलिड फेज में है, ये देखो अभी क्या है कि आपने एक कंटेनर ले लिया है, उसमें हमने कुछ इसको क्लोज कर दिया, इसके अंदर में I2 के क्रिस्टल्स है और इसमें से वेपर्स निकलेंगी जो कि I2 की गैसियस फेज होगी और इन दोनों में इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि कंटेनर क्लोज है। कुछ देर के बाद में सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड कन्वर्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बन रहा है इस तरह का। अभी जो सॉलिड होता है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये प्योर स्टेट में है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, मतलब रिएक्शन के साथ में उसका अमाउंट कम होगा बट उसका जो कंटेंट है वो तो सेम रहने वाला है सॉलिड फेज में, ठीक है। तो ये पूरा कंटेनर सॉलिड के लिए नहीं है, ये सिर्फ सॉलिड यहाँ पे कंसिडर करेंगे। वेरा जो गैस है, मान लो ये पूरा 2 लीटर है तो पूरा का पूरा 2 लीटर यहाँ पे गैस है। अब इस गैस में जितनी I2 की कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको आप कंसिडर कर सकते हो कि मोल पर DM³ ये होगा 2 लीटर या 1 लीटर में कितने मोल्स है। I2 जितना बढ़ेगा उतने मोल्स बनेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। तो जितना यहाँ पे वेपराइजेशन होता है उतना यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा, ठीक है। बट ये जो सॉलिड है इसमें से कितना भी वेपराइजेशन हो जाए, ये सॉलिड 1 किलो का आधा किलो हो सकता है, 1 ग्राम का आधा ग्राम हो सकता है, बट जो I2 का सॉलिड होगा इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है हम इसी के लिए कंसिडर करेंगे, ये पूरे कंटेनर के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है और उसको हम लेते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे वाली टर्म आ रही है आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 सॉलिड वाली, इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आपका Kc क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 गैस, या जो भी आपका पार्शियल प्रेशर आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, आपको सॉलिड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो मोल यूनिट बनेगा वो बनेगा मोल पर DM³। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फेज में है, इसका यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, क्लोज कंटेनर में रिएक्शन होगी, प्लस में बनेगा CO2। तो CO2 गैस है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है। अब यहाँ पे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है, तो 2 से ज़्यादा फेजेस आपकी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, इसमें इक्विलिब्रियम हो गया, तो ये बन गया आपका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब ये जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम आपका बन गया है, यहाँ पे अगर आप Kc का यूज़ करोगे तो Kc या Kp जो भी आपको लिखना है, तो ये क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में कौन है, ये है। सॉलिड जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, ये भी सॉलिड है इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, तो आपको सिर्फ लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। क्लोज कंटेनर का वॉल्यूम जितना होगा, जितना CO2 का ग्राम उसमें बढ़ते जाएगा अमाउंट, उतना आप मोल ले सकते हो और इसका जो यूनिट होगा ये होगा मोल पर DM³, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई डाउट अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखने के लिए शुक्रिया।